नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफ़े। मैं अश्विनी कुमार सिंह। आज के मेहमान हैं बाबा, सुमित सर और पुण्येंदु जी। आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा है उत्तर प्रदेश। फिर से हमारी गाड़ी उत्तर प्रदेश चल गई, क्योंकि कहते हैं लखनऊ से होकर दिल्ली का रास्ता जाता है और 2024 के चुनाव को लेकर ही हमारे शो में हर दिन अलग अलग विषयों पर बातचीत होती है। दरअसल आज इसलिए बात हो रही है यूपी की, क्योंकि कल है राज्यसभा का चुनाव, जहां उत्तर प्रदेश के चुनाव ने रोचक बना दिया। 10 सीटें हैं वहां पर और समाजवादी पार्टी ने 3 कैंडिडेट उतारे हैं, लेकिन भाजपा ने एक एडिशनल कैंडिडेट उतार दिया है और माना यह जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग करवा के सपा के विधायकों को तोड़कर बीजेपी अपने कैंडिडेट को जिता लेगी। उनका जिनका नाम है संजय सेठ, व्यवसायी हैं मुख्य रूप से। पहले सपा में रहे सांसद, फिर बीजेपी में सांसद, अब वापस से बीजेपी के लिए फिर से ट्राई कर रहे हैं। बाबा, कहा जाता है कि सपा के लॉयल विधायक होते हैं, जैसे आरजेडी के विधायक एकदम टूटेंगे नहीं, जुड़े रहेंगे, लेकिन वहाँ पे भी सेंध लग जा रही है। और क्या धीरे धीरे आपको नहीं लगता है कि ये एक चलन बढ़ता ही जाएगा आने वाले दिनों में भी, जैसा बीजेपी ट्रेंड शुरू कर रही है कि जब आपको पता है कि आपकी संख्या आप 5 जीत सकते हैं तो छठवां क्यों उतार रहे हैं आप? देखिए, यही चीज़ करने की कोशिश जो ना बिहार में की गई थी, तो वहाँ पे नीतीश कुमार ने बीजेपी को बोला, देखिए ये सब मत कीजिए, आप क्रॉस वोटिंग इंड्यूस मत कीजिए, यहाँ पे ये सब हम लोग नहीं होने देते हैं, और वहाँ पर बीजेपी ने नहीं किया। अब देखिए, जो धन कुबेर हैं वो कैसे जीतेंगे यदि ये सब चीज़ नहीं होगा तो। आप पूरे देश भर में देखिए, जो खासकर पहले ये फेनोमेनन होता था कि छोटे राज्यों में, झारखंड जैसे राज्य से, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को, ऐसे छोटे राज्यों को चुना जाता था जहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं जाता था, वहाँ से दे करके, और कहा जाता था कि वोट के बदले में उनको कुछ मिल जाता था, और इस ढंग से वो लोग जीत के आते थे। बड़े बड़े लॉयर हो गए, उद्योगपति हो गए, अब औद्योगिक घराने के लोग हो गए, ये सब है। तो अब जो उत्तर प्रदेश में स्थिति ये बनी है, ये आप कह सकते हैं कि ठीक 2024 के पहले एक शक्ति परीक्षण के रूप में आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि आखिरकार ना कहते हुए उत्तर प्रदेश में एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एक गठबंधन हो गया है। बीजेपी ने भी अपना एक गठबंधन किया है वहाँ पर, लेकिन वो अभी तक अनाउंस नहीं हो पाया है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के साथ उन्होंने किया है, उसका किसान आंदोलन के चलते उसकी घोषणा टलती जा रही है, लेकिन उनके विधायक भी इस बार वोट करेंगे। और आपको मालूम है कि वोटिंग सिस्टम जो है, कोई गुप्त वोटिंग होती नहीं है, यहाँ पे कोई विप होता नहीं है, सारे वोट दिखा के वोट करने पड़ते हैं। वहाँ जो लोग बैठते हैं, वहाँ पे जो प्रिजाइडिंग पार्टी के जो लोग बैठते हैं, उनको भी दिखाना पड़ता है। एक निश्चित पेन से उसी से करना होता है आपको, आप अपना कलम लेके नहीं जा सकते, ये सब चीज़ होता है। अब बीजेपी ने तय कर लिया है कि क्रॉस वोट कराएंगे, तो आप कह सकते हैं कि जो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने जो हाथ मिलाया है, तो उसका भी एक बदला है, ये दिखाने के लिए कि हम आपके पार्टी में ऐसे सेंध लगा सकते हैं। अब हुआ ये है कि हर विधायक का कोई ना कोई इशू है, कोई ना कोई मसला जो है, आप हिंदी में समझाओ, कोई ना कोई मसला फंसा हुआ है, तो वो उस तरह के विधायक जो है वो टारगेट होते हैं, गिने जाते हैं कि भाई इनका मामला फंसा है, इनको लेके आओ अपने पाले में, फिर इनका काम धंधा का हम देखेंगे क्या करना है। यही चीज़ हो रहा है। कर्नाटक में ऐसी स्थिति मुझे नहीं लगता, हालांकि वहाँ भी एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट बीजेपी और जेडीएस ने दिया है, मिल के दिया है, उनका नया गठबंधन है, क्योंकि वो जो है ओल्ड मैसूर रीजन में जिस ढंग से डीके शिव कुमार जो वोकालीगा है, उन्होंने जिस ढंग से परास्त किया है देवगौड़ा फैमिली को, वो उस हार को भुला नहीं पाए हैं, तो वो कहीं ना कहीं बदला लेना चाहते हैं। लेकिन वहाँ लगता है कि आज सारे विधायकों की एक, आज इसलिए आपको बता दें कि विधानसभा का जो उनका बजट सत्र था वो खत्म होने वाला था, उसको आज एक दिन एक्सटेंड किया गया है, और आज शाम में उन सभी विधायकों को, कांग्रेस अपने विधायकों को ले जा करके, और जो कुछ इंडिपेंडेंट को भी उन्होंने अपने पाले में किया है, एक आध छोटे दल के लोग, उनको एक होटल में रखेगी, इकट्ठे रखेगी, और कल इकट्ठे वोट डलवाने के लिए लेके आएगी। तो वो अपने वो लोगों को एक साथ करके वोट डालने लाएगी, जिससे लगता नहीं है कि शायद क्रॉस वोटिंग होगा, वो वहाँ पे बच जाएगी। हिमाचल में जो सिंघवी साहब से जो बातचीत हुई है, वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि हम जीत रहे हैं। तो लेकिन उत्तर प्रदेश का जो राज्यसभा का चुनाव है, उसके बहुत सारे मायने हैं, और वो इंटरेस्टिंग हो गया है। बाबा ने पूरा टीजर देखिए मेरे पास माइक पकड़ा दिया। शुक्रिया अश्विन, शुक्रिया बाबा। देखिए, मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा आपकी बात से। जब दिल्ली में जिसकी सरकार रही है, और अगर उसी पार्टी की सरकार राज्यों में है और उसके पास एक्स्ट्रा वोट हैं, तो वो एक पेच फंसाती है। वो अपने व्यक्ति को खड़ा करके चुनाव राज्यसभा का जितवाना चाहती है, वो विपक्षी पार्टियों को परेशान करती है। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं रिसेंट पास्ट में। राजीव शुक्ला कैसे चुनाव जीत के आते रहे, कांग्रेस के उम्मीदवार थे, लेकिन वो यूपी से एक बार राज्यसभा आए,
उन्होंने पटा लिया था बीजेपी को, बीजेपी से भी वोट ले लिए उन्होंने, कांग्रेस के एक्स्ट्रा वोट लिए, कुछ सपा से वोट लिए, कुछ बसपा से वोट लिए। तो ऐसे कई नाम हैं, मतलब मैं अगर आप कहते तो मैं और बता सकता था। ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने इस तरीके से चुनाव जीते हैं, और जो दिल्ली में बैठी पार्टियां रही हैं वो अपना दबदबा कायम रखना चाहती हैं कि हमारे हिसाब से होना चाहिए। तो अगर बीजेपी ने 8वां खिलाड़ी दिया है, 8वां प्लेयर यूपी में दिया है संजय सेठ के तौर पर, तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूं। संजय सेठ, जैसे बाबा ने कहा, धन कुबेर हैं, वो एक अरबपति आदमी होंगे, करोड़पति नहीं तो अरबपति होंगे, आप उनका वो चेक करिएगा जाके। शालीमार के नाम से एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट फर्म है जो लखनऊ में कई सारे उनके फ्लैट्स बने हुए हैं, बिल्डर हैं ये लोग, और उसके मालिक हैं, वो पार्टनर हैं उसमें। तीसरी चीज़, वो सिटिंग एमपी भी हैं, वो सपा से जीतकर राज्यसभा पहुंचे थे, तब अखिलेश यादव की सरकार थी। वो उसी धन बल, बाहुबल कह लीजिए आप, धन कुबेर कह लीजिए, जिस भी शब्द के चाहे जो एडजेक्टिव जोड़ लीजिए, वो उसी वजह से राज्यसभा में आए। और जैसे अखिलेश की सरकार हारी और उनकी कंपनियों पे छापे पड़े, और वो शालीमार बिल्डर का मालिक जो है उसने पार्टी छोड़ी, और सिटिंग बीच में इसी राज्यसभा टर्म में उन्होंने अपने आप को बीजेपी में स्विच कर लिया, वो बीजेपी के साथ रहे। तो बीजेपी के साथ उन्होंने 3-3.5 साल का वक्त काटा है। तो ऐसे में अब बीजेपी ने क्या कहा कि भाई हम तो 7 आदमी ऐसे हैं जो हमारे जीतेंगे, उसमें सब अननोन नाम हैं, आप जानते भी नहीं होंगे। बीजेपी ने अपने जो पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, जो संघ से जुड़े रहे, उन लोगों को टिकट देके वहाँ से चुनाव जितवा दिया है। बड़े बड़े तुर्रम खां जो इंतजार कर रहे थे, बहुत बड़े बड़े कवि जो देश के इंतजार कर रहे थे, उनकी लॉटरी नहीं लगी, लेकिन बीजेपी ने उनको लगाया। 8वें टिकट के तौर पर उन्होंने कहा कि ये मामला खुला हुआ, जो पैसा खर्च कर सकता है, जो यहाँ वहाँ से विधायकों को मैनेज कर सकता है, वो लड़ ले आके। तो संजय सेठ की खासियत है कि सपा में वो रह चुके हैं, तो सपा के लोगों को जानते हैं, सपा के सर्कल में मूव करते हैं। बाकी जो लोग जिनके नाम चल रहे थे, उनके लिए काम आसान नहीं था। पैसा भले वो खर्च करते थे, पर वो लोगों को एन मौके पे पटा के वोट डलवा लेना अपने फायदे में, वो थोड़ा मुश्किल पड़ता। तो संजय सेठ की जीत इसीलिए आलोक रंजन, जो कि सपा के तीसरे उम्मीदवार हैं, जो कि प्रायोरिटी में 3rd नंबर पे हैं, जो कि IAS अधिकारी रहे, उनके मुकाबले ज़्यादा बेहतर दिख रही है। राजा भैया खुलकर आ गए हैं, जयंत चौधरी की पार्टी खुलकर चली गई है, सपा के 2 विधायक जेल में हैं जिनको परमिशन नहीं मिल रही है वोट डालने की। ऐसे ही जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो मिला के 7-8 वोट का अंतर पड़ रहा था। तो अगर सपा के, हाँ अपना दल भी नारा, लेकिन अब वो मान गई हैं। जो मेरे रितेश पांडे के फादर सपा के विधायक है, वो उनका पूरा चांस है, या तो एब्सटेन करेंगे या गलत वोट करेंगे, या हो सकता है खुलकर वोट कर दे बीजेपी की तरफ, वो इधर ही चले जाए। हालांकि उनका अभी जो टेन्योर है 1.5 साल का बाकी है, 1.25 साल का वहाँ विधानसभा में, लेकिन कुल मिलाकर संजय सेठ के चांसेस ज़्यादा बेहतर दिखाई देते हैं इस वक्त जब हम और आप बात कर रहे हैं। पर एक चीज़ मैं फिर राइटर लगा के बोलना चाहूँगा, अखिलेश यादव चुप हैं, बीजेपी और बीजेपी से जुड़े हुए लोग वोकल हैं, वो हर चीज़ बता रहे हैं कि 8 टूट गए, 7 टूट गए, 3 नहीं आएंगे, 5 नहीं आएंगे। एक तरफ की खबरें आ रही हैं, दूसरी तरफ क्यों नहीं आ रही हैं? या तो उन्होंने हार मान ली है, या तो ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, या उनके पास कोई रणनीति है, और जो छुपे हुए हैं जो शायद कल ही खुलेगी। मैं तो, क्योंकि देखो चुनाव में हर आदमी साम दाम दंड भेद करता है, और अखिलेश यादव ने पिछला जो विधानसभा चुनाव लड़ा था वो पूरी ताकत के साथ लड़ा था। उन्होंने एक बार को तो ये माहौल बना दिया था कि क्या योगी आएंगे कि नहीं आएंगे उस पूरे कैंपेन में। तो क्या अखिलेश यादव उसी रणनीति पे जा रहे हैं? क्योंकि 3 दिन पहले वो अचानक कांग्रेस से समझौता कर लेते हैं। 17 की बात पे तो हम ही लोग 2 शो कर चुके थे, है ना, कि नहीं हो रहा नहीं ये मान के चल रहे थे। 17 पे मान गई कांग्रेस, 17 पे वो आगरा भी पहुंच गए। अपने इसी शो में कहा कि एक भी जॉइंट रैली नहीं की, वो आगरा भी पहुंच गए, आखिरी दिन पहुंच गए। तो कुछ तो अखिलेश यादव के दिमाग में चल रहा है, वो क्या चल रहा है? क्योंकि राजा भैया से उनके नेता भी नरेश उत्तम पटेल भी मिले जाके, है ना। राजभर को अब तक मंत्री नहीं बनाया है, ओम प्रकाश राजभर इंतजार कर रहे हैं कि उनको वहाँ कैबिनेट में जगह मिलेगी, अब तक नहीं मिली है। और राजभर कब पलटी मारते हैं? वो बिहार के पलटी को मार है, यूपी के पलटी मार है वो। तो ये कुछ चीज़ों को हमको नहीं भूलना चाहिए। तो वो 1 या 2 सीटों का मामला रहेगा, तो कल का दिन बहुत दिलचस्प होने वाला है यूपी के मामले में। अच्छा, यूपी का जो चल रहा है अभी, राहुल गांधी भी अपनी भारत न्याय यात्रा लेकर निकले, और उसी दौरान अखिलेश यादव की पार्टी के साथ उनका गठबंधन भी हुआ। तो यूपी की राजनीति गर्म है, और हमने कई मुद्दे उठाए, और बहुत सारे कमेंट भी उसमें आ रहे हैं, और तमाम विपक्ष के भी लोग लिख रहे हैं कि हमने एक बहस की थी कि कितनी सीटें आएंगी। तो ठीक है, हमारी बहस में ये निष्कर्ष था कि बीजेपी का अपर हैंड है, बीजेपी की सीटें बेहतर स्थिति में है।
लेकिन बहुत सारे लोग इस बात से सहमत नहीं थे। उनका कहना था नहीं, आप लोग राउंड को नहीं देख रहे हैं ठीक से, और सपा और कांग्रेस बहुत मजबूती से है, 50 सीट भी ले आएंगी। तो जैसा सुमित सर ने कहा कि अखिलेश यादव शांत हैं, अब मुझे याद आता है कि 2017 का जो अहमद पटेल का चुनाव था राज्यसभा का, राज्यसभा के चुनाव नीरस होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ होता नहीं है, लेकिन 2017 का बड़ा ही खास चुनाव था। बाबा उस पर थोड़ा ज़्यादा प्रकाश डालेंगे क्योंकि उसमें किस तरह से कांग्रेस के गुजरात विधायक बेंगलोर गए, डीके शिव कुमार ने कैसे वो पूरा एक ऑपरेशन हुआ और अखिलेश अहमद पटेल जीते। और उस समय एक बहुत बड़ा मतलब झटका था बीजेपी अमित शाह के लिए कि भाई मास्टर स्ट्रेटजीज और हर तरह से उनको कहा जाता था, वो हार बहुत चुभी उनको। और आप मजेदार बात देखेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह आया और 2017 के विधानसभा चुनाव ने कांग्रेस में बहुत दिनों बाद जाके ऐसा उत्साह दिखा। ठीक है, कांग्रेस हारी, लेकिन बीजेपी 100 क्रॉस नहीं, करीब करीब हरा दिया, बीजेपी 100 के नीचे आ गई थी, तो बहुत दिनों बाद। यदि कांग्रेस ने उस वक्त एनसीपी के साथ और छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया होता तो हार जाती बीजेपी। तो ये बहुत ही रोचक चुनाव था। अब वैसा ही कुछ मामला यूपी में बन रहा है। अगर हम सीटों के लिहाज से बात करें तो जो 10 सीटें हैं लोकसभा की जिनमें चुनाव होना है, तो सॉरी राज्यसभा, माफी चाहता हूँ, राज्यसभा की, तो 37 प्रथम वरीयता वोट चाहिए। अब अखिलेश यादव को मतलब उस हिसाब से उनकी पार्टी को 111 वोट चाहिए, तो 108 वोट उनके हैं, जिसमें से बताया जा रहा है कि 3 एमएलए जो जेल में हैं और उनको कोर्ट परमिशन नहीं दे रहा है। इसके अलावा 2 कांग्रेस के एमएलए हैं, 2 कांग्रेस के एमएलए हैं, तो हाँ, 2 कांग्रेस के एमएलए हैं, तो वो उनको समर्थन मिलेगा। एक बहुजन समाज पार्टी का है जो मुझे लगता है मुश्किल है आज के हाल में। वो राजा भैया के पास उन्होंने अपने विधायक नरेश उत्तम को भेजा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो राजा भैया ने तो साफ कह दिया कि भाई हम तो बीजेपी के साथ हैं। कुछ चल रही होगी इनकी डीलिंग, वो 2 लोकसभा की सीटें मांग रहे हैं, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी की। अब देखते हैं कि बीजेपी उन्हें क्या देती है। पहले भी वो बीजेपी और योगी जी को सपोर्ट करते हैं जब भी चुनाव होते हैं। तो स्थिति है, मुकाबला है कांटे का, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि फिलहाल बीजेपी का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है। और संजय सेठ जैसा सर ने कहा कि वो अंदर को जानते हैं सपा के, तो वो चीज़ें हैं। कर्नाटक के केस में मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ कांग्रेस की स्थिति बेहतर है और कांग्रेस के पास एक बहुत ही ज़बरदस्त एक मैनेजर है वहाँ पे, और वो खुद बूथ एजेंट भी बन गए, शिव कुमार साहब, डीके शिव कुमार। तो वहाँ पे 46 वोट चाहिए फर्स्ट प्रेफरेंस के, तो 138 होते हैं। कांग्रेस के अपने 134 वोट हैं, 2 इंडिपेंडेंट उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो 136 हो जाते हैं। एक जो उनके एलआई हैं एसकेपी, वो 137 हो गए। और आज जो है खबर आई कि जनार्दन रेड्डी साहब जो है वो इनके साथ आ गए हैं, फूल वूल का आदान प्रदान हो गया। जो बीजेपी के थे पहले, अब सुषमा जी के, हाँ, रेड्डी ब्रदर्स, फेमस रेड्डी ब्रदर्स, माइनिंग बैरन जिनको कहा जाता है। तो अब देखते हैं कि क्या होगा। ईडी सीबीआई से गुजरना पड़ा था। इसमें सवाल ये बाबा कि ठीक है आप नंबर जुटाइए, आप जैसा आपने भी कहा कि जो सत्ता में रहता है केंद्र में उसकी कोशिश रहती है कि वो जीता है, लेकिन सवाल फिर वही आता है कि आप चुने गए एक पार्टी के लिए, लेकिन आप वोट किसी और पार्टी के लिए कर रहे हैं। व्हीप लागू नहीं होता है। अगर इसमें व्हीप आ जाए तो मुझे लगता है सब सस्पेंड हो जाने के डर से कम ढंग से वोट करेंगे। जब किसी और देश में, हम जैसा चर्चा भी कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड, कि जब कहीं और होता ही नहीं है इस तरीके की चर्चा कि भाई सत्ता आपके पास है, पार्टी आपकी है। जैसे आपने कहा कि रिपब्लिकन डेमोक्रेट को नहीं करता, डेमोक्रेट रिपब्लिकन, तो इंडिया में क्यों करता है? क्या कुछ हमारे इंडिया की पॉलिटिक्स में हमने, संविधान बोलता है कि हमने संविधान यूके से लिया, यूएस से लिया, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ से जो अच्छा लगा ले लिया, लेकिन ये भी तो खराब चीज़ है, इसको भी तो हटाने की जरूरत है। नहीं, आपने अच्छा तो ले लिया संविधान से, लेकिन संविधान का पालन करने वाला यदि आदमी अच्छा नहीं हुआ तो क्या कीजिएगा? यदि आप जीवन भर रहते हैं एक पार्टी में रहते हैं, उस पार्टी से चुनाव भी लड़ते हैं और एन टाइम में आप पलट जाते हैं, तो ऐसा होना तो ये चाहिए कि आप रिजाइन करो, उसके बाद री इलेक्शन में जाओ। तब एक बात बनती है। अभी भी जो विधायक यदि वोट करना चाहते हैं उनको पहले बोलना चाहिए कि नहीं, हम समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, हम ये पार्टी छोड़ रहे हैं, हम विधायकी भी छोड़ रहे हैं। लेकिन कोई नहीं करता है, वो पार्टी भी उसको नहीं निकालती है क्योंकि उससे विधायकी बची रह जाएगी उसकी। हमने राज्यसभा में बहुत सारे लोगों को देखा, हमने अमर सिंह को लास्ट तक देखा, वो रहे राज्यसभा के मेंबर रहे। एक इसी में थोड़ा आपसे जवाब जोड़ के आप बता दीजिए। देखिए, जब भाजपा कमजोर थी तो यही आरोप लगाती थी कि कांग्रेस जोड़ तोड़ कर रही है।
आज आप पावरफुल हो तो आप भी वही जोड़ तोड़ कर रहे हो। तो जब आप ऑपोजिशन में जाओगे तो कैसे उम्मीद कर सकते हो कि सत्ता आपके साथ तोड़ मोड़ ना करे? देखिए लोकतंत्र तो ऐसा हो गया ना, जिसकी लाठी उसका भैंस वाली बात हो गई है इस लोकतंत्र में। तो उसी का सिक्का चलता है। इतनी सारी एजेंसीज हैं, सबके कुछ न कुछ नेता बनने के क्रम में पता नहीं क्या क्या करके ऊपर आते हैं। उन सब की फाइलें होती हैं। बड़े बड़े नेता जो हैं इस डर से चुनाव तक नहीं लड़ रहे हैं, कैंडिडेट घोषित नहीं कर रहे हैं कि बुढ़ापा जेल में ना कट जाए। आप ये तो छोटा सा चुनाव बोल रहे हैं आप। आजकल तो राज्यसभा में तो मुझे एक बहुत फेमस आदमी ने कहा राज्यसभा में कि बॉस आजकल कितना मुश्किल हो गया है कि हर एमएलए ना बोला कि एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं पैसा दूं, और ये बोला कि हमारी पार्टी वाला भी चाह रहा था कि अरे कुछ तो देते, उसको देते तो कुछ तो मिल जाता मुझे। तो बोला ये जो, हाँ सच में ये गप नहीं कर रहा हूँ, ऐसा हो गया है। तो आज सेठ साहब आए हैं, तो सेठ साहब के आने से तो सब खुश हो गए। तो भाई समाजवादी पार्टी वाला क्यों पीछे रहे? उनको जब उन्होंने तय कर लिया है कि हमको इस पार्टी के साथ नहीं रहना, जिसका बेटा चला गया हो, बीएसपी से सांसद हो, वो चला गया हो बीजेपी में, फादर जो है यदि समाजवादी पार्टी से, उनके लिए बहुत दुविधा की स्थिति है वहाँ पे। उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो अब ये यूनिक चुनाव होता है राज्यसभा का। हाँ, ओपन वोटिंग होती है, सीक्रेट वोटिंग तो है नहीं कि आप व्हिप लगाओगे क्या लगाओगे। ओपन वोटिंग है, सब दिखा के पर्ची सबको दिखा के करते हैं कि हम जा रहे हैं। इसलिए राज्यसभा चुनाव के बाद कभी सुना नहीं होगा कि कोई किसी को निकाल दिया। इसी में आप जोड़िएगा कि आप, हम लोग जो अभी सवाल भी इनसे बाबा से किया कि भाई बात तो आप बहुत अच्छी करते हो कि आप अपोजिशन में थे तो आपको अत्याचार किया गया, आपको तोड़ा गया, लोड़ा गया, जो भी किया है। बीजेपी ऐसा आरोप लगाती रही है राकेश आडवाणी से लेकर जब तक ये सत्ता विपक्ष में थे। आप वही कर रहे हो आज। कम से कम आप अच्छा करके जाओगे तो वही एक संदर्भ बनेगा। कहा जाता है कि पार्लियामेंट में वो सब चीज़ें एक कार्रवाई का रूप ले लेती है, या वो एक नियम बन जाता है जो पहले से होती हुई आ रही है। यही राज्यसभा और लोकसभा में कहा भी जाता है। जब आप इस तरह का आचरण रखेंगे तोड़ने फोड़ने का, तो कल आप भी विपक्ष में जाएंगे, आपके साथ भी तोड़ा होगा। थोड़ी सी आपकी बात से सहमत हूँ और थोड़ा सा असहमत हूँ। असहमत इसलिए हूँ कि ये हम लोग बात है ना एनडीटीवी इलेक्शन कैफे में बैठ के कर रहे हैं। हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि पैसे का लेन देन हुआ। ये हम कैसे साबित कर रहे हैं? या अश्विनी को या सुमित को या पूर्णेंदु को, बाबा को किसी ने कहा है, हमने देखा नहीं है। हम ये मान के चल रहे हैं कि वो धनाढ्य आदमी है, धन कुबेर है, तो ऐसा करता होगा। तो एक तो हम ये इस चीज़ से हमको बचना चाहिए। पहली बात तो ये, या तो ये साबित हो जाए, या तो ये कोई कह दे कि भाई इसको इसलिए खड़ा किया गया कि वो खरीदेगा। भाई आप किसी आदमी की अस्मिता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये बिकाऊ है और वो सांसद है या होने वाला है। तो खरीदना और बेचना दोनों चीज़ों पे ये बहुत ही गंभीर आरोप हम लोग यहाँ पे इस तरह की बातचीत में लगा दे रहे हैं। तो मेरा ये कहना, मैं आपकी बात से यहाँ तक तो असहमत हूँ। आपने दूसरी दुनिया की डेमोक्रेसी के साथ तुलना करने की कोशिश की। मेरा ये कहना है कि अपनी डेमोक्रेसी, खासकर राज्यसभा का चुनाव ज़्यादा डेमोक्रेट है। आप किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, आप किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो के आधार पर या सिंबल के आधार पर चुनाव जीत के लोकसभा में या विधानसभा में पहुंचे क्यों ना हो, लेकिन जब आप वोट करते हैं राज्यसभा में और दिखा के करते हैं, मतलब आपको ये इजाज़त पार्टी देती है, हमारा संविधान देता है, माफ़ करिएगा, कि मैं कांग्रेस का सांसद हूँ, विधायक हूँ, लेकिन मुझे भाजपा का ये प्रत्याशी अपने प्रत्याशी से बेहतर लग रहा है, ये मेरी पर्ची, मैंने इसको वोट दिया। और आप वो वहाँ पे इलेक्शन की जो अधिकारी बैठे हुए हैं, वो क्या बोलते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, उनको दिखा के आप कर रहे हो। तो ये ज़्यादा मेच्योरिटी है, या कानून का डंडा कि व्हिप है आप पे, आपको मैंने कह दिया, दिल्ली से एक ऑर्डर आ गया अकबर रोड से या अशोक रोड से कि आपको इसी को ही वोट करना है, और फिर आपने उसको वोट कर दिया। ये ज़्यादा मेच्योरिटी हुई। तो ये अपने आप डिबेट का विषय है कि कौन सी ज़्यादा, नियम से बांध के रखना एक विधायक को, एक सांसद को, कि आप ऐसा ही सोचोगे, ऐसा हमको लगता है। नहीं भाई, वो इंडिपेंडेंट आदमी भी, उसकी अपनी सोच भी हो सकती है, वो अपने विचार भी रख सकता है। तो वो इजाज़त मिलना, मेरे ख्याल से, मैं आई स्लाइटली डिफर हेयर, मुझे लगता है कि मेच्योरिटी है, लेकिन इसका मिसयूज़ हो रहा है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट विच जो आप कह रहे थे कि इस नियम का मिसयूज़ होता है। जैसे ये संजय सेठ का एक्स्ट्रा कैंडिडेट खड़ा कर दिया, सुभाष चंद्रा से लेकर आप आज, मैं वही कह रहा हूँ। अभी जो हरियाणा में देखिए चुनाव है, साम दाम दंड भेद होता है। कोई चुनाव ईमानदारी से नहीं लड़ा जाता, चाहे विधानसभा का हो, चाहे पार्षद का हो, चाहे पंच का हो, चाहे लोकसभा का हो। हर चुनाव में साम दाम दंड भेद होते हैं। इंक आपने जिससे पेन पे मारा, वो इंक ही उड़ गई उसकी, ये कैसे हो सकता है भाई?
मैं आप बड़े बड़े आदमी हार जाता है, जो जो नॉमिनेटेड आदमी है, जिसके पास विधायक हैं वो टूट जाते हैं। राजीव शुक्ला ऐसे ही जीत के आए थे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं ना जो ये दिखाती हैं कि सिस्टम में कहीं ना कहीं दिलचस्पी बनाए रखने के लिए, अगर ये बातें जो हम सुनते हैं कि लेन देन हो गया, तोड़ा गया, पैसा है, धनाढ्य है, ये साबित आज तक नहीं हुआ है। इसके बाद हाँ, अब नाउ कमिंग टू द पॉइंट, इन चुनावों के बाद इन विधायकों के, इनके परिवार वालों के, इनसे जुड़े हुए लोगों के खातों की जांच होनी चाहिए, जो वोट डालते हैं। खातों में तो होगा नहीं, इनके घरों में छापे होने चाहिए, क्योंकि कोई काला पैसा लेके बैंक में जमा करेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं और जाएगा, किसी और तरीके से आएगा, कुछ भी करेगा, खुद अपने नाम से खरीदेगा नहीं, ड्राइवर के नाम से खरीदेगा, प्यून के नाम से खरीदेगा, गांव वाले के नाम से खरीदेगा। तो क्या उसकी जांच होती है? कभी नहीं होती है। उस पर चेक लगना चाहिए। उस सिस्टम को कैसे चेक किया जा सकता है, उस पर विचार करने की जरूरत है, ताकि विधायक क्रॉस वोटिंग करते समय 50 बार सोचें कि अगर ये मेरी पोल खुल गई तो मेरी राजनीति खत्म हो जाएगी। और एक बात का क्लियर कर देना चाहता हूँ, देखिए हमारा ना इलेक्शन कैफे में बैठ के किसी को ये नहीं कहने का तात्पर्य है कि आप पैसे दें। हम तो कह रहे हैं कि आप मैनेज करते हैं। आपको इसलिए लाया गया है क्योंकि आपके पास आप हो बहुत अमीर, सक्षम हो, तो आप मैनेज कर सकते हो, क्योंकि सीधा सा गणित है। आपके पास वोट है नहीं, फिर भी आप एक कैंडिडेट दे रहे हो, वैसे लोगों को दे रहे हो जिसको आपने कान में बोला हुआ कि बॉस वोट तो है नहीं, 10 वोट 7 वोट शॉर्ट है, ये 7 वोट आप मैनेज कर लोगे तो आ जाओ, हम देते हैं। तो मैनेज करने वाली जो बात है ना, वहीं पे सारी दिक्कत है। पुण्येंदु जी, आपसे बस ये आखिरी सवाल ये पूछते हुए बता देना कि हमने जितनी बात की कि भाई आंकड़े जुटाना ये सब, लेकिन मेन गेम तो ये है कांग्रेस भाजपा का कि राज्यसभा में जो वो मेजोरिटी नहीं है ना, वो खेम है उसका कि मेजोरिटी वहां आ जाए तो लोकसभा से बिल लेकर राज्यसभा तक एक गोल में सब पास हो जाए। देखिए पिछले राज्यसभा में हमने पूरा खेल देखा कि कैसे मेजोरिटी अचीव की जाती है। संजय सिंह, उसको रिजाइन कराया गया, फिर राज्यसभा दी गई। ये एक बीएसपी के पहले सांसद होते थे, बाद में सपा से सांसद बने, नोएडा के जो सांसद होते थे, उनको नागर साहब, सुरेंद्र नागर साहब, उनको रिजाइन कराया गया, उनको दिया गया। सबसे बड़ी बात नीरज शेखर, सबसे बड़ा नाम तो वही था, नीरज शेखर, उनको सपा से रिजाइन करा के उनको दिया गया। उसके बाद कलिता, जो कि चीफ व्हिप थे कांग्रेस के असम से, उनको दिया गया। और उसके अलावा टीडीपी के सांसद को उनको इसी तरह किया गया। तो इस तरह से वहां पर मेजोरिटी लगी। उसके बाद भी बैकअप रखा गया था, उसके बाद भी टीआरएस थी, इशू बेस्ड, और बीजू जनता दल और वाईएसआरसीपी तो साथ ही करती थी, वो तो उन्होंने तो शुरू से था। लेकिन ये दोनों अलग अलग टाइम में एब्सटेन करते थे, समझे, जिससे कि इवन आम आदमी पार्टी 370 के लिए गया था। फुल पटेल वाली राज्यसभा सीट की बड़ी चर्चा है, क्योंकि उनका जो एग्जिस्टिंग है वो 2028 तक उनका था, तो वो फिर दोबारा अभी चुनाव में वो चुने गए हैं, तो उसके पीछे क्या था? वो नहीं, उसके पीछे ये तर्क दिया गया था कि जो राज्यसभा की पार्टी है ना, उसमें अधिकतर शिंदे सेना का कोई लोग नहीं है, तो वहाँ पर वो पार्टी जो है वो कंट्रोल होती है शरद पवार के द्वारा। तो उन्होंने जो राय ली, तो उनको कहा गया कि बेहतर होगा कि आप अभी अपने आप को री इलेक्ट कर लें, नहीं तो आपकी सदस्यता चली जाएगी, और फिर यदि ये सीट भर गई तो आपको फिर 2 साल इंतजार कर, वहाँ उसमें उपचुनाव होगा, उसमें उपचुनाव। हाँ, तो नहीं, वो एनसीपी अपने आप देगी, अजीत पवार अपने आप, वो उनके 2 हो जाएंगे, क्योंकि 2 ही दो हो जाएंगे। तो ये बात उसी अपना लंबा वो रखना चाहते थे, नहीं, वो इनवैलिड हो जाता ना, इनवैलिड हो जाता ना, वो उनकी सीट चली जाती, वो इनवैलिड हो जाते वहाँ पे। देखो, पार्टी में डिवीजन हो गया, एनसीपी बढ़ गई, एक शरद पवार की हो गई, एक अजीत पवार की हो गई। जब राज्यसभा में 3 मेंबर हैं एनसीपी के, 2 शरद पवार के साथ हैं, ये अकेले थे इधर। तो जब भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास आता तय करने के लिए असली एनसीपी कौन सी है, इन तमाम चीज़ों के बाद, तो ये डर था मन में कि राज्यसभा के अंदर असली एनसीपी वो ना हो जाए। तो ये इससे बेहतर हुआ कि इसको रिजाइन करा देते हैं। अभी हमारे पास नंबर हमने मैनेज कर लिया है, तो ये इनको मिल जाएगा, प्लस 6 साल का टेन्योर मिल गया। ये 6 साल वाले चुनाव हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि उस जो एनसीपी के 2 लोग हैं, उसमें एक शरद पवार खुद है, तो फौजिया खान और शरद पवार खुद हैं। तो वहाँ पे आपको वहाँ पे
प्रफुल्ल पटेल ने ये लाइन लेना बेहतर समझा कि छोड़िए इस सीट को वो ख़त्म करते हैं, मैं री इलेक्ट होता हूँ और इस सीट पे जब भी बाई इलेक्शन होगा तो उसको किसी और को ले आया जाएगा। तो ये किस्सा है हुआ है वहाँ पे। और इसी गफलत की वजह से वहाँ एक और जो कैंडिडेट देना था ना वो नहीं दिया गया। हमें तो लगता था कि वहाँ पे ज़्यादा भगदड़ मचाने के लिए, जो भगदड़ अभी आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, महाराष्ट्र में ना मच जाए, तो वहाँ एक्स्ट्रा कैंडिडेट देने की बात थी। वहाँ उन लोगों ने कहा नहीं, इस बार नहीं, पहले अपना सेफ सीट निकाल के खत्म। नहीं तो इसलिए वो अशोक चौहान के लिए कहा जा रहा था कि कांग्रेस टूटेगी। अश्विन के सवाल पे आते हैं। अश्विन ने कहा कि राज्यसभा के नंबर्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा इस चुनाव का पूरे। तो 56 सीटों पर चुनाव है, जिसमें कि 41 तो आपकी ऑलरेडी अनअपोज चुने जा चुके हैं। 15 सीटों पर बची हैं, जिसमें 10 यूपी की, 4 कर्नाटक की और 1 हिमाचल की। हिमाचल वाली तो लगभग मुझे लगता है कांग्रेस वहाँ कंफर्टेबली जीत लेगी। बीजेपी ने क्यों उतारा है, या तो कुछ टेस्ट करना चाहते हैं, कुछ अंदर है वो, और क्योंकि वो सिंघवी साहब ने लंच भी करा दिया, सब करा दिया है। हाँ, उसमें वो खड़गे साहब भी आए, उसमें केजरीवाल जी भी आए। सबने खाना खाने के पहले पूछा कि खाऊं, जीतोगे कि पहले कि आपने बोला हाँ खा सकते हो आप लोग, मैं जीत रहा हूँ। तो उन्होंने भी मैनेज कर लिया। तो अभी जो 56 में 28 बीजेपी के सांसद थे राज्यसभा के, जिसके बढ़ के 30 या 31, संजय सेठ को अगर मिला लें, अगर वो जीतते हैं तो 31 हो जाएगी इनकी। तो एग्जिस्टिंग अभी एनडीए के जो सांसद हैं राज्यसभा में वो 117 हैं, तो वो बढ़ के 119 हो जाएंगे। तो एक एक सीट पर किस तरह से ये काम करते हैं, और जीतने की जो भूख है बीजेपी की, वो एक अलग लेवल की है। जो हम लोग बात करते हैं ना कि जो उस दिन भी बात कर रहे थे कि एनसीपी शिंदे हो, सॉरी शिवसेना शिंदे गुट हो गया, एनसीपी अजीत पवार हो गया, उसके बाद फिर कांग्रेस से भी अशोक चौहान, मतलब आने वालों का सिलसिला थम नहीं रहा है। तो बीजेपी को चाहिए क्यों, इतनी जरूरत क्यों है? वो शायद उनको है कि हमको, मतलब जो मिशन 370 है तो बहुत सीरियसली उनको ले रहे हैं। और आपको बता दूं कि राज्यसभा में और लोकसभा में अभी भी शिवसेना गुट अलग अलग मान्य नहीं है। यदि आप लोकसभा राज्यसभा के वेबसाइट पे जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उद्धव गुट को कितना सांसद है और शिंदे गुट को, आपको पता ही नहीं चलेगा, है ही नहीं। ये बात सही है, वहाँ वेबसाइट पे अभी भी वो एक ही पार्टी के तौर पे दिखाए जाते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि संजय सेठ वाला खत्म करते हैं। संजय सेठ अगर जीतते हैं तो क्या सिंपैथी मिलेगी? मींस जो हम बात कर रहे थे अभी तक कि ये सब चीज़ें हो रही है, 8वां उम्मीदवार उतारा है, फिर जो इनकी जो दलित पिछड़ा आदिवासी पॉलिटिक्स जिसको अखिलेश लेके चल रहे हैं, और राहुल उसको हर सभा में पूछते हैं कि आपकी जाति क्या है, जो कॉरपोरेट्स है उसमें सीईओ कितने ओबीसी और दलित और आदिवासी हैं, हाईकोर्ट में जजेस कितने दलित आदिवासी वो हैं। तो वो इतना जो एग्रेसिवली राहुल अटैक कर रहे हैं और अखिलेश भी पीडीए की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? हम लोग इस सवाल पर भी मतलब एक आखिरी राउंड चैन नहीं पड़ता है आपको, हैं? अब तुम्हारे सवाल का जवाब अब तक नहीं दिया है। वो दिया ना मैंने, क्या होगा नंबर? अब आगे ये आखिरी सवाल करते हुए इस पे और चर्चा करना चाह रहे हैं। अब मैं भूल गया कुछ, आपने शुरू में नहीं जो शुरू में पूछा था ना, मैं उस पर कुछ कहना चाह रहा था। खैर चलो, अब पीडीए का क्या होगा? पीडीए तो अखिलेश यादव ने बनाया है, बोला क्या, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, नहीं अल्पसंख्यक आदिवासी कहाँ भाई, यूपी में अखिलेश यादव को आदिवासी की चिंता नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो जातिगत जनगणना की बात राहुल गांधी अपने कैंपेन में कह रहे हैं कि तुम्हारी जाति क्या है बताओ, तुम्हारी जाति क्या है बताओ। हमको नहीं भूलना चाहिए कि जाति इस देश की एक कड़वी सच्चाई है। इतने सालों के बाद भी चुनाव के वक्त पे आज भी कैंडिडेट्स ऐसे ही खड़े होते हैं। हम भी बात करते हैं कि यहाँ इस जाति का बहुल है, उस जाति का बहुल है, ऐसा कैंडिडेट देना चाहिए, उसको हराना है तो नंबर 2 की जाति ये, इसका आदमी खड़ा कर दो, 4 आदमी ऐसे खड़ा कर दो, उसका वोट काट लेगा। तो ये इस देश में चल रहा है, आज से नहीं 17 के 17 लोकसभा चुनाव में और जितने विधानसभा चुनाव हुए, जितने राज्यों में हुए, वहाँ ये गणित चलता ही है और चलता ही रहेगा। मुझे इसका समापन होता कभी अपनी ज़िंदगी में तो नहीं दिखता, आगे का भी हो तो मुझे नहीं पता। तो ये बहुत कड़वी सच्चाई है। तो इस जातिगत जनगणना के तहत अगर आपको ये अधिकार मिले कि आपके इतनी प्रतिशत आबादी है, आपके इतने प्रतिशत लोग हैं, तो आपको इतनी नौकरियों में, इतनी पढ़ाई में आपको रिजर्वेशन मिलेगा, तो जाहिर तौर पर हर आदमी चाहेगा कि ये संख्या होनी चाहिए, काउंटिंग होनी चाहिए। ये ऐसा मुद्दा है कि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जो इनकार नहीं करते वो चुप रह जाते हैं, पर इनकार नहीं करते हैं। इनकार करने का मतलब एक बहुत बड़े वर्ग को, बहुत बड़े तबके को अपने आप से दूर कर लेना। तो ये बेहतर है, ये ज़रूरी भी है, मुझे ऐसा लगता है
कि हमारे देश में जब जनगणना होती है उसमें जब हम मज़हब देख लेते हैं, उसमें जब हम सेक्स देख लेते हैं, उसमें हम जब लिटरेट और इलिटरेट देख लेते हैं, तो जाति क्यों नहीं देख सकते हैं? हम जब हिंदू मुसलमान सिख देख सकते हैं तो उसमें ब्राह्मण ठाकुर कुर्मी ओबीसी जो भी होते हैं, नाई वाई कौन कौन है क्या क्या है, तो क्यों नहीं देख सकते हैं? देखने चाहिए। और वो मुझे तो लगता है कि जाति के लिए पूरे देश भर में एक ऐसी नीति भी बननी चाहिए अश्विन, जिसमें एक उनका जो इकोनॉमिकली स्ट्रेटा है सोसाइटी के अंदर, उसका भी ध्यान रखा जाए कि ये जो लोग हैं ये भी बैकवर्ड माने जाएंगे, पिछड़े माने जाएंगे, जिसमें अब इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन मिलने भी लगा है, उस तरह की चीज़ें, ताकि और इस पर ना गहन अध्ययन की ज़रूरत है। राजनीति का विषय नहीं है। राजनीति चाहे राहुल गांधी करें, चाहे बीजेपी के लोग करें, चाहे उधर से हो चाहे उधर से हो, उससे किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा है, उससे नुकसान ही हो रहा है। तो राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं उससे बीजेपी परेशान हुई है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हिसाब से 4 नई जातियाँ बता दी, महिला, युवा, किसान, है ना। उन्होंने अपना एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है और उस नैरेटिव को बार बार एड्रेस भी करते हैं, ताकि जनता के दिमाग से राहुल गांधी जो ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो समाज तोड़ने की बातें कर रहे हैं, तो ये बीजेपी ने उनका तोड़ निकाला है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की इस रणनीति के पे बीजेपी को अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ी है। मैं डिफेंसिव तो नहीं बोलूँगा, पर क्योंकि बीजेपी के पास पॉपुलैरिटी का लेवल इतना ज़्यादा है प्रधानमंत्री मोदी का, तो उनकी बातें लोगों को समझ में आती है, ज़्यादा अपील करती हैं। राहुल गांधी के साथ वो दिक्कत है कि राहुल गांधी मुद्दा भले ही बड़ा उठा ले रहे हैं, पर वो वैसे उस तरीके से कन्विंस कर पा रहे हैं कि नहीं, ये तो नतीजे ही बताएंगे। अभी तो कहना बहुत जल्दबाजी होगी, पर जातिगत जनगणना इस देश की कड़वी सच्चाई है। राहुल गांधी होते हुए भी इस मुद्दे को उठाना और इस मुद्दे पर चुनाव लड़ने की कोशिश करना, ये एक इंटरेस्टिंग पहलू है इस चुनाव का। बाबा, आप हमेशा कहते रहते हैं ना, कमंडल का जवाब मंडल, जरा बता दीजिए। वो तो सच्चाई है और होना चाहिए। यदि डेटा जिसको आप कहते हैं सब कुछ है, तो बिहार में हो गया तो क्या हो गया? गिन लीजिए ना, भेड़ बकरी सब गिनते हैं ना घर में, कितना कुत्ता पाले हैं, कितना आपके पास गाय है, कितना बकरी है, तो जात भी गिन लीजिए। बिहार ने कराया है, एक डाटा तो रहेगा, आंकड़ा रहेगा आपके पास, फिर उस अनुसार आप अपना कार्यक्रम बनाते रहिए। व्हाट इज रॉन्ग? इसलिए ये कतई गलत नहीं है। आपके पास एक डाटाबेस होना चाहिए, वो आपको मदद करेगा। यदि आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, उसमें बहुत हेल्पफुल होगा। इसमें कोई गलती नहीं है। बिहार ने क्या रास्ता दिखाया, हर स्टेट में आने वाले दिनों में होगा। थोड़ा टची टॉपिक है, इसको ठीक से, सेंसिटिव टॉपिक है, उसी ढंग से इसको डील करने की जरूरत है। तो डेटा बन जाए, लोगों का विकास उसी आधार पर हो, बाबा का यही कहना है। लेकिन हम पुराने वाले विषय पर लौटें। अगर समाजवादी पार्टी और बीजेपी का जो चुनाव है राज्यसभा का, देखते हैं कि कल चुनाव होगा। ये वीडियो को कल तक देखिएगा आप ज़रूर, तो समझिएगा कि अगर जीतती है बीजेपी तो कैसे जीतती है, और समाजवादी पार्टी हारती है तो कैसे हारेगी। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।